मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पेंडोरा पेपर्स क्या खुला? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। जहां आला सतह का सेल कायम किया, वहीं ये सवालात उठने लगे ऑपोजिशन की जानिब से कि क्या ऑपोजिशन को भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो हुकूमती सारे वुज़रा को मिल रहा है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या पेंडोरा पेपर्स में जो अहम ओहदों पर रहने वाले नामवर शख्सियात हैं, जिनके अहल खाना या उनके नाम मौजूद हैं, उनके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो माजी के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ जब पनामा पेपर्स निकले और उन्हें घर भेजा गया। पेंडोरा पेपर्स की बात करते हैं। पेंडोरा पेपर्स अहम ओहदों पर रहने वाले नामवर शख्सियात या उनके अहल खाना के नाम इसमें शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियां रखने वाले 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए हैं। पेंडोरा पेपर्स की ऑफशोर कंपनियों की लिस्ट में वजीर खजाना शौकत तरीन का नाम शामिल है, वफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वाडा, सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का नाम शामिल है। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में नून लीग के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम शामिल है। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का नाम भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में वफाकी वजीर सनत व खुसरो बख्तियार के अहलखाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। इस लिस्ट में वजीर आजम के साबिक मावन खुसूसी वकार मसूद का नाम भी शामिल हुआ है। साथ ही एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख का नाम भी इस ऑफशोर कंपनी में निकल आया है, उनके नाम भी एक ऑफशोर कंपनी है। इसके अलावा पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में देखा जाए तो कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम भी शामिल है, कुछ बैंकारी से रिलेटेड कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालकान के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं, पेंडोरा पेपर्स ये कहता है। साथ ही फहरिस्त में बरतानवी शहरी सबसे आगे निकले हैं, नाइजीरियन दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे और रूस चौथे नंबर पर है। तो पेंडोरा पेपर्स में सिर्फ पाकिस्तानी 700 अफराद नहीं हैं, इसके अलावा भी पूरी दुनिया से मौजूद अफराद हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। कुछ वज़ीर आज़म, कुछ सुदूर, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि इंतहाई मशहूर और मारूफ गुलकारा शकीरा के नाम भी कुछ पेंडोरा पेपर्स में हमने देखा है कि जी ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जिनके नाम पूरी दुनिया से शामिल है। इवेंचुअली भारतीय अगर हम क्रिकेटर की बात करें, सचिन तेंदुलकर की, तो उनके नाम की भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। इसके अलावा और भी नामी गिरामी काफी सारे नाम है जो ऑफशोर कंपनीज रखते हुए पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फवाद चौधरी साहब जो कि इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वफाकी हुकूमत के, वो ये फरमाते हैं कि जी एक आला सतह का सेल कायम किया गया है वजीर आजम ने कहने पे। लेकिन आज हम यही डिबेट करेंगे अपने मेहमानों से कि क्या वो आला सतह का जो सेल है वो किसी तौर से दोनों जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वुज़रा इस काबीना में शामिल हुए वो, या फिर जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको दोनों तरह से इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और अगर इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो जो ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत के ऊपर कि नहीं अब इस वक्त हुकूमत की ट्रीटमेंट कुछ और नजर आती है, अब वो इन ऑफशोर कंपनीज को जायज़ कह रही है, उन ऑफशोर कंपनीज को जिनको माजी में इल्लीगल कहा गया, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को सिटिंग घर भेजा गया, तो अब क्या उसी तरह से ट्रीटमेंट होगी? ये सवाल है और ये वो सारे सवाल हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिर्फ एक यही मौजू नहीं, आज मौजू ये भी है कि एक मरतबा फिर कीमतें बढ़ गई हैं। किस चीज़ की? और अब कीमतें बढ़ी है जी बिजली के नर्ख की, यानी कि एक फी यूनिट जो है वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह में पाकिस्तान की तारीख का पहुंच चुका है। उसका नर्ख कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंच गया, इसके ऊपर भी डिबेट होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं पिछले एक माह के अंदर 4 दफा, और उसके अलावा अब बिजली के भी नर्ख बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो महंगाई का सुनामी है, इस सुनामी को कैसे रोकेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और साथ ही हुकूमती रहनुमा, उनके लिए इंतहाई अहम चैलेंज है। इस सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे जी। एक ब्रेक लेंगे जी, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान या पैनल मौजूद होगा, उनसे सारे मामलात पे डिबेट करेंगे और साथ ही इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या जो ट्रीटमेंट है और जो आला सतह सेल कायम किया गया है उस हवाले से क्या वो सेल तक ही कायम रहेगा या उसका भी कोई नतीजा आएगा। सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की आज के मौज़ूआत के हवाले से, और जी मैं अपने मेहमानों की तरफ चले जाती हूँ। सबसे पहले जी जाऊँगी यावर अब्बास बुखारी साहब की तरफ, सूबाई वज़ीर पंजाब है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यावर अब्बास बुखारी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करें सेनेटर ताज हैदर साहब है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीसी की मेंबर, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हुकूमती मौकिफ के लिए यावर साहब की तरफ जाती हूँ। यावर साहब, पिंडोरा पेपर्स का मामला वजीर आजम ने तहकीकात के लिए आला सतह का सेल भी कायम कर दिया है, खैर मकदम भी कर रहे हैं। क्या ऑपोजिशन को भी इस सारे सिचुएशन में शामिल किया जाएगा, जो सेल बनाया जाएगा और ऑपोजिशन से कंसेंसस की जाएगी? और ऑपोजिशन सवाल ये कर रही है कि जो आपके सिटिंग मिनिस्टर्स के खिलाफ इसमें ऑफशोर कंपनीज बनाए जाने की इंकशाफात हुए हैं, उनके हवाले से क्या वजीर आजम साहब वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे जिस तरह से ऑपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हम इसको खुशामदीद करते हैं, अच्छी चीज़ है। देखें, जो हमारे अंदर करप्ट एलिमेंट है उसको हुकूमत लोगों के सामने लाना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर की जो बात है, उन्होंने कहा है कि मैं एक एक शख्स की खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, और जहां पे मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियन है 2013 के इलेक्शन 2017 के इलेक्शन में, अगर उससे अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स या ऑफशोर कंपनीज के बारे में अपने एसेट डिक्लेरेशन में बताया है, तो उसके बारे में सिर्फ उसके जराए के बारे में पता किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे दिखाया ही नहीं है तो वहां पे फिर मसला बनेगा, वो चाहे हुकूमती वजीर है, चाहे ऑपोजिशन का एमएनए है, एमपीए है या सेनेटर है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबर होते हुए नजर भी आना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क बहुत सारी ऑपोजिशन के खिलाफ, हर हुकूमत में सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां देख देख के भी लोग तंग आ गए। अभी इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये नहीं कि हुकूमत का वजीर अगर इन्वॉल्व है तो उसको छोड़ दे, और अगर कोई और है तो ऑपोजिशन का है तो उसको आप हर किस्म की कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करें। इट हैज टू बी इवन, इट हैज टू बी जस्ट, और इसको जस्ट नजर भी आना जरूरी है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है ये जब सामने आया है पाकिस्तान के। आप देखें कितने लोग हैं जिनके नाम आए हैं, एक एक का इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, और जराए किस तरीके से, कहां से वो पैसा इनने कमाया, कैसे बाहर भेजा, और जो भी प्रॉपर्टीज बनाई, अगर ये हक हलाल का है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हक हलाल का है तो ठीक है, और अगर अदरवाइज कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ऑपोजिशन क्या अग्री करती है इस ट्रीटमेंट से जो हुकूमत कह रही है? और क्या ऑफशोर कंपनीज जो जिन वुजरा की निकली है साथ में, क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ जो अब ये बात हो रही है तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम किया जाएगा, क्या वो वाकई उस तरह से तहकीकात कर सकेगा, या फिर ये भी माजी की मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटीज और सेल्स की तरह ही उसी लिहाज से नजर हो जाएगा? जी, मेरे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि हक हलाल की कंपनी की जो कमाई है वो भी लोग ऑफशोर कंपनी में रख रहे हैं। वो यानी यहाँ रखते में डरते हैं अपनी हक हलाल की कमाई। ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। वैसे एक बड़ी अच्छी बात है कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 700 लोग बेईमान हैं, और बाकी जो है सब ईमानदार हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ये बना लिया कि जिसका नाम नहीं आया वो ईमानदार है। और इस क्राइटेरिया पे हमारी पार्टी में तो कोई भी बेईमान नहीं है। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और ये खुशी की बात है। पूरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 700 लोग हैं जो बेईमान है। तो मेरे ख्याल से सीरियस बात की जाए, इसको छोड़िए। ये एक ड्रामे हुआ करते हैं, तहकीकात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं सोचती कि भाई एक मसला है इसको कैसे टैकल करें। कोई हल है इनके पास, या यही कि बस हमने माफिया कर दिया तो हमने ये कर दिया, रोज एक नया फिसाद खड़े। मतलब कोई इसमें सीरियस थिंकिंग है कि ये क्या मसला है और इसको कैसे ठीक किया जाए?
और अगर यही करना है कि जी चलिए, अगर हमारे पते से कोई गड़बड़ भी हो रही है, हमारा पता आ गया ऑफशोर कंपनी में, फिर भी हम ईमानदार हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। फिर 700 बेईमान लोग, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा सेनेटर ताज हैदर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ हुकूमती अरकान के जो है या मुजरा की हम देख रहे हैं कि ऑफशोर कंपनीज नहीं निकली, इसमें ऑपोजिशन के भी लोगों की उसमें शामिल है। तो जो बात हो रही है तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि बोथ एंड से ये चीजें प्रॉपर तौर पे इन्वेस्टिगेट हो सकेंगी, चाहे वो ऑपोजिशन की हो क्यों या गवर्नमेंट की? इन्वेस्टिगेट, मतलब ये कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट ड्रामों के अंदर आप पड़ी हुई है। बात ये है कि इसको रोका कैसे जाए। ओके। ये फिनोमेना क्या है। तो क्या आप इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कैसे रोकेंगे, दूसरे को कैसे रोकेंगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि कुछ रूट कॉज जी। नहीं, कि कुछ मुल्क हैं दुनिया में 4 या 5 जिनको के मगरबी साम्राज्य जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि दुनिया भर की जो ऐसी नाजायज कमाई है वो वहां जा सके और वहां कंपनियां बन सकें, और फिर वो वहां से बगैर किसी सवाल जवाब के वो मगरबी ममालिक में ट्रांसफर होती है। ये एक सिलसिला है, और इस सिलसिले के खिलाफ हमें मिलजुल के क्या करना है। मैं कोई 7-8 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में लीड कर रहा था पाकिस्तान का डेलीगेशन, अदीस अबाबा जो सेशन हुआ था, जी जी तो जी। उसमें ये बिल्कुल न सिर्फ डिस्कशन हुआ बल्कि जो ऐलान हुआ अदीस अबाबा के अंदर, उसके अंदर ये था कि जी यूनाइटेड नेशंस इस चीज को देखे कि ये जो पैसा इधर से उधर जाता है इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर अपने नोबेल प्राइज विनर स्टिग्लिट्ज़ है, उनका पूरा किताब है इसके ऊपर कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी फेल होती है इसलिए कि रिसोर्सेज ट्रांसफर होती है, और जो आप प्रॉमिसेस करते हैं उन पर डिलीवर नहीं कर सकते, और किस तरीके से इसको चेक करना चाहिए। तो ये सीरियस मौजूद है, ये अपने एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से नहीं होगा। बहरहाल मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुमलिकत इस्लामी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 700 आदमी बेईमान, जबकि मुझे तो लोग ये कह रहे थे कि ऊपर से नीचे तक करप्शन फैला हुआ है गवर्नमेंट के दफ्तरों में। आप किसी से मिल नहीं सकते जब तक के नायब कातिब के जेब गरम न करें। आप गवर्नमेंट के साथ कोई काम नहीं कर सकते जब तक के 30% आप उसमें रिश्वत ना दें। ये सब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था। हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत सही है, सिर्फ 700 आदमी है, और उनकी भी निशानदेही हो गई, और हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं वो 700 से निपट लेंगे। ये माफिया जो है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा ठीक है, मैं यावर बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब जो बात सेंटर ताज हैदर साहब कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, दैट इज वेरी कंसर्नफुल फॉर अस कि जी हमें ये भी देखना है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है या इसकी रूट कॉज क्या है, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। और दूसरा ये भी कि जो 700 लोग हैं, उन्होंने कहा जैसे कि अभी आपने भी कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर डिक्लेयर और वो अनडिक्लेयर वाला जो मामला है, सारा सिनेरियो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन के लोगों को और हुकूमती लोगों को आप दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे उसी तरह से इस सेल में जो कि कायम किया गया है तहकीकात के लिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि दोनों के साथ मसावी सलूक होते हुए नजर आना चाहिए, ये जरूरी है, तब तो इंसाफ होगा। वरना हर कोई यही बोलेगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने मेरे साथ जाती की, और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो ताज हैदर भाई ने बात की है वो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इसके ग्रास रूट्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप जब तक इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये दुनिया में आप देखिए, आप चाहे उर्दन के बादशाह को देखें, चाहे केनिया के प्राइम मिनिस्टर को देखें, चाहे जिसको भी उठा लें, आप बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफशोर कंपनीज के थ्रू गए। उनसे आप जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हम लोग अपनी सीक्रेसी रखना चाहते हैं ताकि हमारा नाम सामने ना आए, इसलिए ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल होती हैं। ऑफशोर कंपनी इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन
ताज हैदर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आया जो हमारे अमीर लोग हैं जो ऑफशोर कंपनीज को इस्तेमाल करते हैं, आया उनको अपने मुल्क में ये पैसा लगाना बेहतर नहीं था? जब कमाते इस मुल्क से हैं, खाते इस मुल्क में हैं, इज्जत ये मुल्क देता है, तो जब वो मुनाफा आता है तो वो इस मुल्क से बाहर चला जाए, ये नाइंसाफी है। इसका भी कोई हल होना जरूरी है। बेशक आजादी है इन्वेस्टमेंट की, आप कहीं भी करें दुनिया में, लेकिन आपको तरजीह पाकिस्तान को देनी चाहिए। जहां पे उन्होंने दूसरी बात की कि सिर्फ 700, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे पैनामा था, अभी पेंडोरा आ गया, ये फिर और भी आएगा। और जो सबसे खूबसूरत बात की है ताज हैदर साहब ने कि आप ये देखें कि ये जो जो ये एक माफिया है बड़े मुल्कों का, ये क्या कर रहे हैं? ये पैसा इंग्लैंड में जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहां पे पार्क हो जाता है, वहां पे जमा हो रहा है, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, और उनको एग्जैक्टली पता है ये पैसा हराम का है कि हलाल का है। अभी वो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फैटिफ के अंदर सबसे ज्यादा शोर वो मचाते हैं कि भाई ये पैसा इलीगल है, ये पैसा इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हो रहा है। उन लोगों ने चंद मुल्कों की एक मोनोपोली है कि जो हर चीज को दुनिया पे राइज करना चाहते हैं, और यही इनका जो डर है कि जो इनके ब्लॉक के अलावा ईस्टर्न ब्लॉक बनने जा रहा है, जहां पे रशिया चाइना लीड कर रहे हैं, तो और वहां पे ईरान भी उनके साथ है, पाकिस्तान भी बीच में है, लेकिन पाकिस्तान के वो कहते हैं ना कि डबल माइंडेडनेस जो है वो पाकिस्तान को नुकसान भी देगी। लेकिन हम लोगों को सिंगल माइंडेडली होके हमें इन चीजों के रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। डेमोक्रेसी को जो नुकसान है वो नुकसान है हमारे अपने अमल से। अभी एक दूध वाला अगर दूध के अंदर पानी मिलाता है, चाय की पत्ती वाला बीच में छोले के छिलके मिलाता है, तो वो करप्शन नहीं है, वो करप्शन है। लेकिन करप्शन ऊपर वाला करप्ट होगा, नीचे वाले करप्शन करेंगे। तो ये ऊपर से नीचे तक सीधी नजर आनी चाहिए। अगर हुकूमत के लोग बीच में हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल उनका बनना चाहिए कि भाई हुकूमत किसी सूरत में ये जीरो टॉलरेंस की तरफ हम जा रहे हैं। और फिर जब आप ऑपोजिशन के बंदों को जिनका नाम आया और जो साबित हो कि वो गलत हैं, उनको जब आप सजा देंगे तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। आप पहले ऑपोजिशन को सजा दें और बाद में हुकूमत वालों को डील करें, तो ऑपोजिशन सबसे पहले शोर मचाएगी, आपकी अच्छी नीयत, अच्छा काम भी गलत होगा। अच्छा, तो यामिर ये साहब, लिहाजा माफी शुरू ही मुझे गवर्नमेंट से होना जी, चाहिए। कतकराई माफी यामिर साहब, मैं मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जैसे हमने देखा कि माजी में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पनामा के मामले में गए, आप लोगों ने काफी ज्यादा उसको हाईलाइट किया और उसी पे सारी आपकी पॉलिटिक्स भी का दारोमदार रहा, और फिर उसके बाद वो कहते भी रहे अपनी, अब आज तक वो अपनी जस्टिफिकेशन वो देती पार्टी के, जी वो तो अकामा पे गए, पनामा पे नहीं गए, और ये सारा मामला। तो आपको नहीं लगता कि अखलाकी तौर पे, चूंकि वजीर आजम साहब कहते थे कि अखलाकियात के मामले पे, मोरल और एथिकल ग्राउंड्स पे जो है वो अगर कोई चीज ऐसी आती है तो सिटिंग जो मिनिस्टर होता है उसको अपना रिजाइन दे देना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके खिलाफ जो इंक्वायरी है या जो तहकीकात है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। चूंकि अब आपने खुद एक तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम किया है, तो आपको नहीं लगता कि उन वुज़राओं को जो कि इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं और बड़े ही अहम ओहदों पर फाइज हैं, उनको अखलाकी तौर से जो है फिलहाल रिजाइन दे देना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती? ये तो हम लोगों ने रवायत कायम की है। हमारे प्रोविंस में देख लें, हमारे फेडरल में देख लें, हमारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। इल्जाम आया अलीम खान पे, रिजाइन कर गए, सिप्तान खान पे आया, रिजाइन कर गए। यू सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हुआ है। अभी वहां पे जुल्फी के ऊपर एक गलत बात की गई, हालांकि उसका नाम भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो समझता था कि भाई अगर इन लोगों ने एक चीज को मेरी तरफ भी उसको डायरेक्शन की है तो बेहतर है मैं रिजाइन कर दूं। उसे रिजाइन कर दिया। ये तो पीटीआई ने शुरू की है ये चीज के, एक अच्छा ट्रेंड, एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके की है। जिस मिनिस्टर का नाम आया है, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ ओपन हो, इखलाकी तौर पे उनको रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, आप समझते हैं अखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, सेंटर ताज हैदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुझे चूंकि जैसे होता है वक्त कम है,
दूसरी हवाले से भी मुझे एक इंतहाई अहम मामले पे भी बात करनी है, वो ये कि हमने देखा पेट्रोल की कीमत में काफी इजाफा रहा। रवा माह जो है वो गुज़िश्ता माह जो है वो 15 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। फिर 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत 7 मरतबा महंगी की गई, हमने ये भी देखा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब बिजली का जो यूनिट है उसके भी नर्ख में इजाफा कर दिया गया है। तो ऑपोजिशन इस हवाले से क्या लाएअमल बनाएगी, अब हुकूमत को किस तरह से समझाएगी या ये कीमतें वापस लेने पर मजबूर करेगी, क्योंकि ये तो अब महंगाई का पारा वहां पहुंच चुका है जो कि अवाम की जो सकत है उससे बाहर होता जा रहा है मामला। फिर भी पहले तो मैं बुखारी साहब की खिदमत में ये अर्ज करूं जी जी बिल्कुल। कि सरमाए की कोई अखलाकियात नहीं होती, सरमाए के कोई बॉर्डर नहीं होते। सरमाया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसके सामने हर एक नाक रगड़ता है। आप किसी एक आदमी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले भी जब मियाँ साहब की हुकूमत में 2 साल रह गए थे तो ये आया था नाम के, अब भी हुकूमत के 2 साल रह गए तो ये कोई पेंडोरा से आया है। हमारे यहाँ भी जो सजा गिलानी साहब को निकाला गया था तो 2 साल रह गए। तो ये जरा सा इंटरनल पे भी गौर कर लीजिएगा कि ये 30वीं दफा चीज रिपीट हो रही। अच्छा, जहां तक ये पेट्रोल वगैरह का सवाल है तो आप बिल्कुल पता नहीं किस ख्याल में हैं आप कि आप अपने मुल्क को आजाद मुल्क समझते हैं। आप समझते हैं कि हम अपने मुल्क की पॉलिसी खुद बनाते हैं। नहीं जनाब, हमें टारगेट दिए गए हैं कि लोगों का खून चूसो और ये टारगेट पूरे करो। तो ये अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि मजीद एक 15-20 रुपए इस पर और बढ़े तब जाके आप 600 बिलियन के टारगेट तक पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी इस वक्त आपके पास इतने रिजर्व हैं, आपको आईएमएफ की पैसे की जरूरत नहीं। आप डिसाइड कर सकते हैं आईएमएफ। लेकिन जब मैंने बहुत पहले एक ही सवाल किया कि इतने रिजर्व के ऊपर आपको आईएमएफ के पास जाने की क्या जरूरत है, ये कोई 15 साल पहले की बात है जब हमारी हुकूमत बरतरफ हुई थी। जी तो मुझे शाहिद जावेद बरकी साहब ने भरी कमेटी के अंदर ये कहा कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, बट यू नीड द गुडविल ऑफ आईएमएफ। तो हम क्यों नहीं मान लेते इस बात को कि हम गुलाम हैं। सही। सीधी सी बात है। ठीक है। अब क्यों क्यों इस बात पे हम अपनी पीठ थपके रहे हैं, सीना निकाल के ओ जी हम ये भाई आपकी मईशत दूसरों के हाथ में। ठीक है। अच्छा मैं जरा ठीक है यावर साहब की तरफ भी जाती हूँ। यावर साहब, महंगाई बढ़ रही है, मैं वज़ीर आज़म साहब के वो शॉट्स नहीं चलाना चाह रही जो बार बार उन्हें कंटेनर पे खड़े होकर सारे कहते हैं कि जी बिजली के बिल जला दें, फाड़ दें, ना दें, पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, सो ऑन एंड वी आर वेरी यूज्ड टू ऑफ इट। हमने बहुत सुन लिए, वो सारी चीजें हो गई। बट अब हल क्या है? आज भी पैसे इतने बढ़ रहे हैं, कैसे एक आदमी का गुजारा होगा? उसकी तनख्वाह इतनी है नहीं और एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं, वो क्या करेगा? देखिए ये एक जी आमिर साहब। यामिर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, गालिबन कोई टेक्निकल ग्लिच आया है यावर साहब की तरफ से, तो हम वी ट्राइंग टू फिक्स इट अप। तो इन अ मीनवाइल मैं सेनेटर ताज हैदर साहब की तरफ ही चले जाती हूँ। सेनेटर ताज हैदर साहब, ये सारा मामला तो हमारे सामने है। एक चीज और मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर भी आप आज नजर डाल लें कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह से टीटीपी के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया है एक बैनुल अक़वामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, और उसके बाद आज शेख रशीद साहब ने भी उसके ऊपर मजीद
तफसीलन गुफ्तगू की है कि जी अगर ऐसा कहा है तो ठीक है, लोगों से कंसेंसस होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, तो फिर वो नेशनल एक्शन प्लान, वो रद्दुल फसाद, वो सारी चीजें हम क्या पसे पुश डाल के एक नई पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, आप ये तो दो नजरियात का फर्क है, तरक्की पसंदी का और रजत पसंदी का, ये बैटल ऑफ आइडिया। लेकिन जो एक इसका फौरी असर हुआ है, वो ये कि अब वो हमारे ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं। तो एक ही हमले के अंदर हमारे 14 जवान जो है शहीद हुए, और इससे जो मजहबी इंसाफ पसंद है उनकी हिम्मत अफजाई हुई। और ये भी मैं कहूँ कि जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं जी उनका सियासी नजरिया मजहबी इंसाफ पसंद है। सॉरी, आपने क्या कहा? बाजू की जो पार्टी है, दोबारा एक आपकी आवाज चली गई थी जी सेनेटर ताज हैदर साहब, जी आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा जी, आप मैं फरमा ये दीजिए कह जी रहा जो कह रहे थे हूँ जी। जो दाएं बाजू की जमातें हैं जी जी वो नजरियाती तौर पर मजहबी इंसाफ पसंद के करीब है। सही। उनकी सियासत की बुनियाद मजहब में, सियासत में मजहब का इस्तेमाल, और इससे कुछ नहीं हो रहा सिवाय के दीन कमजोर हो रहा है। और वो जो एक दीन हमारे दिलों में होता था और जिससे हर नुक्ते नजर हमारा बदल जाता था। हम दूसरों का आजाद समझते थे, हम मसावात की यकीन रखते थे, हम इंसानी भाईचारे में यकीन रखते थे। जो हमारा अकीदा सही है वो कमजोर पड़ता जाता है। ठीक है। अच्छा यावर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चले, यावर साहब को देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब आपका, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीसी के मेंबर हमारे साथ मौजूद है। यावर अब्बास बुखारी साहब सूबाई वजीर पंजाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, क्या पेंडोरा पेपर्स में जो वज़ीर आज़म तहकीकात के तरह का सेल कायम किया है, सवाल ये है फिर से कि क्या ऑपोजिशन और क्या हुकूमती बेंचेस के दोनों तरफ के जो रहनुमा हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा? क्या ट्रीटमेंट उसी तरह से होगी? माजी में हमने देखा पनामा पेपर्स के ऊपर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। क्या इस दफा उन तमाम वुज़राओं को जो कि काबीना का, वफाकी काबीना का या सूबाई काबीना का हिस्सा हैं, उनको भी उसी तरह से घर भेजा जाएगा, या फिर उनके लिए कोई नए कवानीन या कोई नए उनके लिए रीजंस पेश करके उनको बचा लिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।